नमस्कार, मैं प्रियंका चतुर्वेदी आज संसद टीवी पे, जैसे कि मैंने पिछली बार भी वादा किया था, एक नई हस्ती के साथ आई हूँ। और ये ऐसी जानी मानी हस्ती हैं छत्तीसगढ़ की, जिन्होंने लड़ाई जो शुरू की, बचपन से शुरू की, और आज पार्लियामेंट में भी उनकी आवाज़ काफ़ी प्रखरता से लोग सुनते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि उनका पक्ष रखने के लिए एक बहुत ही सक्षम महिला सांसद हैं, जो उनके बारे में, उनकी दिक्कतों के बारे में, उनकी जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने में तत्पर रहती हैं और उनके लिए काम करती हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, देश का गौरव हैं। आज के मेरे शो में, मेरी कहानी में, आज मैं वेलकम करूंगी फूलो देवी नेतम जी का, जो राज्यसभा से मेरी कलीग हैं। फूलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, राजनीति में आपका इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ? बचपन से आपके मन में ये था कि मैं बड़ी होकर मैं राजनीति करूँगी, कि कैसे शुरुआत हुई? जन्म से लेकर आपको बताऊं? हाँ प्लीज़। मेरा 10 जनवरी 1972 को एक आलोर गांव है, वहाँ पे मैं जन्म ली। मेरे माता पिता किसान हैं और वहीं पे पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल हुआ करता था। उस समय आंगनबाड़ी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब 6 साल की उम्र हुआ तो हमने पहली क्लास में एडमिशन लिया। फिर लगातार आगे बढ़ते 8वीं तक फिर मैं आलोर ग्राम में पढ़ाई की। किसान घर के बेटी होने के नाते छुट्टियों में हम कभी गाय चराने चले जाते थे, कभी जंगलों में चले जाते थे। तेंदू, महुआ, ये सब होता है बस्तर, छत्तीसगढ़ इलाका के बस्तर में। तो वन संपदा को भी हम इकट्ठे करते थे। जब छुट्टियों में खूब मज़ा आता था और खूब संघर्ष किए। बचपन से ही मेरा जीवन संघर्ष ही रहा, क्योंकि किसान घर के बेटी होने के नाते पार्ट टाइम में घर का भी काम करो, फिर पढ़ाई भी करो। गांव में बेटियों को नहीं पढ़ाया करते थे। पूरे गांव में मैं अकेली लड़की पढ़ाई करती थी। और इवन स्कूल में, मिडिल स्कूल जब मैं पहुंची, 5वीं में 2 थे, एक मेरी सहेली फेल हो गई मैं पास हो गई, 6वीं पढ़ने चली गई। तो 6वीं से लेकर 8वीं तक मिडिल स्कूल में माध्यमिक शाला होता है, उसमें कोई भी लड़कियां नहीं थी, सारे लड़के थे। उनके साथ मैं अकेली लड़की पढ़ी। फिर 8वीं होने के बाद 9वीं 10वीं ये पढ़ने के लिए मेरे मामा फरसगांव में थे, तो मामा जी बोले कि मेरे पास रह के पढ़ेगी। तो मैं आगे की पढ़ाई उनके पास 12th तक पढ़ी। तो उस समय पे भी सिर्फ लड़के ही थे स्कूल में? नहीं, हायर सेकेंडरी में जाने के बाद फिर थे मेरे साथ में बहुत सारी सहेलियाँ। कभी अटपटा लगता था कि ऑल मेल और आप अकेली? नहीं, मेरे मन में एक जज्बा था कि मैं पढ़ूं, कुछ करूं, शिक्षित होने का। क्योंकि मैं गांव में आदिवासी लोगों में बहुत कम पढ़े लिखे होते थे। और मैं तो दाद देना चाहूँगी कि मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में, आदिवासी परिवार में और शिक्षित परिवार में जन्म ली। मेरे माँ बाप दोनों पढ़े लिखे थे। तो सारे हम 6 भाई बहन हैं, मेरे 3 भाई 3 बहन, तो सबके सब जाते थे। और मेरे माता पिता काम करके हम लोगों ने हमको पढ़ाए यहाँ तक। तो आपके परिवार में जो आपके भाई बहन हैं, वो कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है? नहीं, आपका राजनीति में कैसे? देखिए, मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। तो खास करके और दिक्कत आई होगी? मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, ना थे पहले। शादी के बाद मेरा जब शादी हुआ, शादी होने के बाद मैं ससुराल चली गई। 1 साल के बाद फरसगांव में जनपद अध्यक्ष के पद, जो महिला था, आरक्षण हुआ। तो उसमें कई लोगों का कहना था कि पढ़ी लिखी है, महिला सीट है, तो इनको चुनाव लड़ाया जाए। तो उसमें हमारे जो मामा जी हैं, जिनके पास मैं रह के पढ़ी, तो वो काफ़ी प्रोत्साहित किए। मेरे मिस्टर पूरे साथ दिए। तो मैं फार्म भरी, एक तरफा 4-5 लोग चुनाव लड़े, तो उसमें जीती। और मैं बताऊं क्या करती थी, साइकिल में जाती थी प्रचार करने के लिए।
मेरा वो देवर हुआ करता था, मेरे को साथ में बिठाल के ले जाता था, तो और चुनाव प्रचार करने जाते थे। जब चुनाव हुआ तो भारी वोटों से जीत के आई। उसके बाद जनपद अध्यक्ष वहाँ पे आरक्षित था, तो जनपद अध्यक्ष के पद पे आ गई। तो जनपद अध्यक्ष में मैंने बहुत अच्छा काम किया, कोशिश की। शुरुआत था राजनीति में मेरा 1994 में मैं जनपद अध्यक्ष बन गई। और मेरा एज क्या था बताओ? 24 साल की थी मैं, 24 की थी। तो बहुत मेहनत की। मेरे ब्लॉक में लोगों को गांव-गांव में विकास करने का अलग था, एक अलग रुतबा था, जज्बा था, महिलाओं को आगे लाने का, सबको सहयोग करने का। तो मेरा काम का सर्वे हुआ। तो उस समय बस्तर एक केरल राज्य से बड़ा, पूरे बस्तर एक था। तो उस समय चिन्हांकित किया गया मेरा जनपद पंचायत को। तो शासन के द्वारा 5 लाख पुरस्कार भी मिला। अच्छा। उसके बाद 1998 में वहाँ पे विधानसभा आया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था। तो हमें आगे करके टिकट दिया गया विधानसभा में। तो विधानसभा में चुनाव लड़ी, फिर जीत गई, एमएलए बन गई। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में रही हूँ। फिर छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर सेकंड बार और विधानसभा मिला, तो उसमें मैं हार गई थी। फिर उसके बाद आप शायद लोकसभा भी लड़ी थी। हाँ, तो उसके बाद जिला पंचायत में आ गई। चूँकि जिला पंचायत एक था बस्तर, उस समय काफ़ी बड़ा था। तो सब ने कहा कि जिला पंचायत में लड़ो, सीनियर लीडर लोग। तो जिला पंचायत में लड़ गई, तो उसमें भी आ गई जिला पंचायत में। तो उसके बाद एमपी का चुनाव लड़ी थी मैं 2009 में। तो केवल 19,000 से मैं उस समय हार गई थी। तो सही मायने में कोई अगर कहे ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, जो आपने पंचायत से शुरुआत की, आज आप संसद में हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप राज्यसभा एमपी बनी, उसके कुछ महीने बाद आपकी एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, और वो फ़ोटो में आप खुद वहाँ पे अपने खेतों में खेती कर रही थी। तो क्या आपको अब उसके लिए समय मिलता है? क्या वो आपकी रुचि उसमें है? देखिए, ये रुचि वाली सवाल नहीं है, क्योंकि हम बचपना से करते आ रहे हैं। तो और खुद का ज़मीन है, खेत है। कोरोना काल था, फिर पानी गिरा है, सबके खेत में रोपा लगाना है, सब अपने अपने खेत में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलो आज खेत चलते हैं और रोपा लगाते हैं। तो वो रोपा लगाना शुरू किए, और मेरे को ये नहीं पता कि मेरा फ़ोटो निकाला जा रहा है। हाँ। मैं अपने काम में व्यस्त रही, फ़ोटो मेरा निकाल लिया। और वो कौन? मेरा ड्राइवर। फिर शाम को आने के बाद बोलता है कि दीदी, डीपी में जो फ़ोटो है वो बहुत पुरानी है, मैं इस फ़ोटो को डाल दूँ बोलता है। तो मैं देखी भी नहीं, मैं बगैर देखे बोली डाल दे। हाँ। तो वो डीपी में चला गया, तो सारी महिलाएं डीपी से उठा के फ़ोटो को वायरल करने लग गए। तो इतना वायरल हुआ, मैं सोची नहीं थी कि वो रोपा लगाने वाला फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर दूसरे दिन यहाँ दिल्ली से प्रेस वाले मेरे पीछे लग गए। बोले कि मैडम आप वीडियो भेजो। तो मैं बोली भाई मैं वीडियो बनाने नहीं गई थी, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरा फ़ोटो निकाला गया, मैं तो रोपा लगाने गई थी। फिर दूसरे दिन बोले नहीं आपका वीडियो बनाना है, फिर जाना है क्या? तो मैं बोली बिल्कुल चलिए। फिर दूसरे दिन जाके फिर से रोपा लगाई, वीडियो बनाया, तब फिर वो वीडियो दिखाया गया। लेकिन जो फोटो था तो वो तो नहीं, पर वो बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला फोटोग्राफ था। मैं तो उसको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखा कि आप एक सक्षम महिला हैं, संसद में आप आई हैं, आप खुद एक सांसद हैं, और फिर भी आपने जो आपकी रोज़ की जिम्मेदारी है, जो आपका रोज़ की आपकी रुचि हो, काम हो, या लोग नहीं हैं उसकी वजह से आपको ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, आप कर रही हैं। तो एक बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज जाता है कि आप कहीं भी अपने अगर जो काम है उससे जुड़े रहेंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप अपनी जगह की रक्षा कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं, और वो इंस्पायर किया होगा बहुत सारी लड़कियों को। तो आपके जो एरिया है जहाँ से आप आती हैं, वहाँ पे तो आपको बहुत इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता होगा। क्या वो उनको राजनीति में आना आपके थ्रू, आपके माध्यम से कहीं इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन मिला है? बिल्कुल। ये कहने लगे कि राज्यसभा होने के बाद भी उतना ही सादगी है जो पहले थी। हाँ। वही काम करती है। मेरा रूटीन है,
जैसे मैं दिल्ली से जाऊंगी रायपुर का पूरा घर को एक दिन थोड़ा सा समय निकाल के ठीक ठाक कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ फरस गांव में मेरा घर है, तो वहाँ बच्चियों के माथे छोड़ के आ जाती हूँ, तो फिर वहाँ भी पूरा व्यवस्थित करके फिर निकलती हूँ। उसके बाद कभी समय निकाल के खेत चली जाती हूँ देखने के लिए, और इस तरह करते रहती हूँ। मैं आपको शुरू से ही कहा कि मेरा ज़िंदगी बचपना से लेकर आज तक व्यस्तता रहने की है और वैसी रहती हूँ। तो जब आपके पास फ्री टाइम होता है, जब भी आप क्या करना पसंद करती हैं? फ्री टाइम में घर के लिए कुछ बना के रखूँ, बच्चों के लिए कुछ बना के रखूँ, पर वो भी टाइम नहीं मिलता। क्या आप सबसे ज़्यादा पसंद करती है बनाना? वो उड़द होता है ना, हाँ। उड़द का बड़ा और खीर मेरे को बहुत पसंद है। आप बनाती भी हैं? बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, खिलाती भी हाँ, हूँ। हाँ। आपको सबसे बड़ा जो महिलाओं को लेकर है, क्योंकि आपने महिलाओं के बारे में बहुत प्रखरता से रखा भी था, मुझे याद है हमें राज्यसभा में जब बोलने का मौका मिला था 8 मार्च को, तो आपने कहा था कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए, जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं। तो जब आपके पास ये जिम्मेदारी थी, अब एक MOS रैंक था छत्तीसगढ़ में आपका, तो उसमें आपने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जो महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाए? बिल्कुल, हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ और आगे भी उठाते रहूँगी। महिलाओं के अत्याचार के बारे में हो, महिलाओं पे अन्याय हो रहा है उसके बारे में हो, चाहे शासन स्तर पे महंगाई के बारे में हो, हम बात रखते रहे हैं और रखेंगे। ये हमारा हक है, क्योंकि हम एक महिला होने के नाते महिला को साथ नहीं देंगे, महिलाओं को साथ नहीं देंगे तो किसको देंगे। ये मेरा शुरू से ही नेचर है। जैसे पंचायतों में एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। पंचायतों में आरक्षण मिलता है, महिलाएं जीत के आती हैं, तो बहुत सारी जगह क्या होता है कि महिला के साथ उनका काम उनके मिस्टर देखने लगते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ महिला को काम करने दो, आगे आने दो, तब तो वो सीखेगी। मैं एक हूँ, उदाहरण देती हूँ उनको। मैं बोलती मैं एक हूँ, मैं खुद से काम करके शुरुआत में लगा थोड़ा मार्गदर्शन देने के लिए, कभी हमारे मिस्टर दखल नहीं दिए, हम खुद से काम किए तब हम यहाँ तक आ गए। तो इसी तरह उनको भी काम करने दो, ये मैं उनको सलाह देती हूँ। तो आपके हस्बैंड कैसे, जब आप दिल्ली आती हैं वो आपके साथ आते हैं कि? मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्रिंसिपल हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या है वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। और बच्चे? बच्चे 2 हैं। एक छोटा सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है। अच्छा। और बड़ा भी करके अपना घर में है, काम कर रहा है। अच्छा, आपकी उम्र, आपके चेहरे से लगता नहीं है कि 2 ग्रोन अप चिल्ड्रन है। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ यहाँ पर, बस्तर जो इलाका है, सबने पढ़ा है, सबने देखा है, तो वहाँ पे जो रहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कठिनाई क्या है डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, बस्तर बहुत ही शांत एरिया, बहुत सुंदर बस्तर कहा जाता है। वहाँ पे बहुत शांति थी, जानवरों से डर हुआ करता था, जंगल पहाड़ी ये सब। अब आदमियों से डर लगने लगा है। जब से नक्सली वहाँ पे पैदा हुए, पहाड़ी लोग आके इस तरह के बाहर से, जैसे आसपास के माओवादी आ गए, गांव वालों को अपने कब्जे में कर लिए, तो इससे नक्सली बहुत बढ़ गया। बीच में तो बहुत ज़्यादा, अब तो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा है। आप लोगों ने सुना होगा 2013 में बहुत बड़ा कांड हुआ, जो मेरे ख्याल से विश्व में कोई राजनीति नेता के साथ इस तरह के हुआ नहीं था। जो पहला केस है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका में हुआ, और उसमें मैं भी थी। मेरे को पैर में गोली लग गई, आज भी मेरे पैर में हैंड ग्रेनेड के छर्रे फंसे हैं। डॉक्टरों से सलाह ली तो बोले कि वो नस कटेगा, फिर पैर सुन्न हो जाएगा, सेट हो गया है, अभी रहने दो। टेबलेट दे दिए हैं, ठंड में थोड़ा बचा के रखना। तो इस तरह का मैं बताए तो उस आधार पर कर रही हूँ। ठंड में थोड़ा नस खिंचाए टाइप का लगता है, बाकी समय तो ठीक है। और जैसे बहुत देर तक बैठे रहो या बहुत चलो तो
थोड़ा सा सीलिंग आए जैसे हो जाता है नीचे में, बाकी उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे किसी के साथ ना हो, इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो। हम लोगों ने शांतिपूर्वक बढ़िया राजनीतिक प्रोग्राम था, केंद्रीय स्तर के नेता थे, सबको सूचित किया गया था 10 दिन पहले कि पूरी शासन प्रशासन कांग्रेस का प्रोग्राम है, हम सुकमा में जा रहे हैं। वहाँ से वापसी के समय धमाकेदार विस्फोट किया गया, पूरा रोड जाम हो गया। तो मेरी गाड़ी पीछे में थी, दो तीन घाटी के पास पहुंची, जैसे घाट मोड़ मोड़ नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे सुकमा से। तो घाटी में तो चलने लगी गोलियाँ, तो मेरे ध्यान में नहीं आया अचानक कि गोलियाँ फायरिंग हो रही है, ये ध्यान नहीं आया। मैं ड्राइवर को बोली कि थोड़ा गाड़ी तेज चला अचानक से, क्योंकि एसी चल रहा था, कांच बंद था, पिट 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 आवाज़ करने लग गया फायरिंग वाला। तो ड्राइवर को तेज चला बोली, तो सामने में देख रही हूँ अचानक, तो ऐसे लगा अरे बाप रे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे लगा मेरे को। तो ऐसी तभी भी ये नहीं समझ में आया कि ये लोग हैं। समझ ही नहीं आया कि नक्सली फायरिंग कर रहे हैं। तो अचानक ध्यान में आया, अरे सामने में तो पूरा काफिला गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गया लगता है, ऐसे करके बोले। तो ड्राइवर इधर गाड़ियाँ इधर गाड़ियाँ इधर गाड़ियाँ, तो सिंगल रोड, पीछे साइड खाई, इधर पहाड़ी, ऐसे था। तो जहाँ पे जगह था ड्राइवर ब्रेक भी नहीं लगा पाया था, उसको गोली लग गई कुल्हे के पास, ड्राइवर को भी और ड्राइवर को। तो पीछे में 2 मेरे भैया लोग थे, मैं ड्राइवर के साथ सामने में बैठी थी, इनोवा गाड़ी था। तो दीदी एकदम लेट के उतर जाओ ऐसे करके बोले, तो मैं भी लेटे लेटे उतर गई और सड़क में लेट जाओ बोले, तो सड़क पे ही लेटे रहे। गर्मी का मौसम, नीचे तप रहा था, 4 बजे का समय, एक ही पोजीशन में हम लोग 2-2 घंटा लेटे हुए हैं। अंधाधुंध फायरिंग चल रहा है, हैंड ग्रेनेड उतना ही फेंक रहे हैं, ढाँ ढूँ। आज भी कोई जैसे जश्न मनाते हैं, फटाका फोड़ते हैं ना, तो सहन नहीं होता मेरे को फटाका का आवाज़, ऐसे लगता है कि दिल में फूट रहा है, ऐसे लगता है। तो उस जगह पे, उस जगह से बच के आना। फिर हम लोग लेटे हुए हैं, दोनों भैया इधर से उतरे, नीचे गाड़ी के साइड में लेटे हुए हैं सड़क पे, मैं इधर से उतरी, दोनों के सिर के बीच में मेरा सिर है, मैं इधर से ऐसे लेटी हूँ, इन लोग इधर से ऐसे लेटे हुए हैं। एक भैया बोल रहे हैं मेरे को कि मैडम आप महिला हो, दीदी आप महिला हो, मैडम नहीं बोला उन्होंने, दीदी आप महिला हो, आपका बात इन लोग सुनेंगे। तो मैं बोली भैया अंधाधुंध फायरिंग हो रहा है, मैं कैसे निकलूं। सेकेंड बार और उन्होंने कहा, आपने कोशिश की बात करने की, सुनिए बता रही हूँ। और उसके बाद उन्होंने और कहा, दीदी मेरे ख्याल से ना आपका बात उन लोग सुनेंगे, आप महिला हो, महिला का बात सुनेंगे, ऐसे लगता है। बोले दूसरे शिवनारायण द्विवेदी करके थे वो, उन्होंने कहा भैया अब तो मेरे पैर में, तब तक गाड़ी के नीचे से आके मेरे पैर में गोली लग गई थी, तो भैया अब तो मेरे पैर में गोली लग गई, मैं कैसे निकलूं। फिर सेकंड बार उन्होंने और कहा, मेरे ख्याल से दीदी आपका बात सुनेंगे, ऐसे करके फिर बोला। तो मैं कुछ भी नहीं बोली, बस माता रानी की कृपा है, ऐसे भी मरना वैसे भी मरना, ऊपर वाला बचाएगा तो बचेंगे, नहीं तो मरना तय है। शाम होने जा रहा था, तो मैं उनको कुछ भी नहीं कही, धीरे से निकली, उठ गई, जो लेटी हुई थी वहाँ से उठ गई। फिर चिल्लाई, बस करो अब तो बंद करो, बस करो अब तो बंद करो। 2 बार चिल्लाई, 2 बार चिल्लाई तो उनके लीडर का आवाज़ आया, बोले बंद करो फायरिंग। फिर फायरिंग बंद हुआ। फायरिंग बंद होने के बाद साथ ही साथ कर्मा सिलेंडर करो बोले उन लोग, कर्मा और कर्मा जी का निकलना और उनका कहना एक साथ साथ हुआ। जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ पे मैंने कर्मा जी भी आ गए, बस यार बहुत हो गया, जो जिस लहजे से वो बोलते हैं ना, दहाड़ के बोलते थे वैसे, बस यार बहुत हो गया करके ऐसे बोले। और मेरे पास आए, एक महिला नक्सली मेरा हाथ को पकड़ी और कर्मा जी के पीछे तरफ से पिस्तौल तान दिए, चलो बोले, हाथ को ऊपर करो चलो बोले। तो ये रोड है, ऐसी दूर में पहाड़ी है छोटा सा, वहीं पे ले गए, पीछे तरफ से उनका हाथ को बांधे। तो वो गोंडी में अपना नाम भी बताए, पहचान तो लिए थे, कुछ लोग रहते हैं,
पीछे तरफ से हाथ को बांध दिए उनका और लेटा दिए और मेरे को भी लेट जा बोले। ऐसे वो लेटाए और लेटाते ही संगीन से बीचों बीच गोदा गया उनको। तो जो आता था वो गोता था, जो आता था वो गोता था और मेरे पास आके बोलते थे कर्मा को देखे, कर्मा को देखे, इस तरह बोलते थे। और इतना बड़ा पत्थर को उठा के उनके सिर पे पटके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि ये भी लीडर है। मेरे पास भी आके 3-3 बार मेरा नाम पूछा गया। तो किसी को भी लगता है, तो मेरा दिल से आवाज़ निकला कि फूलोदेवी नेताम काफ़ी पॉपुलर नाम है इधर के लिए। तो थोड़ा सा चेंज करके मैंने बताया। तो बोले मेरे को एसपीओ है क्या? बोले तो मैं नहीं, एसपीओ नहीं भाई, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। क्यों गई थी? बोले कांग्रेस का प्रोग्राम था, चली गई थी। बोली क्योंकि मेरा भी डर ख़त्म हो गया था उतना समय, मैं भी वैसे जवाब देती थी। फिर गला भी सूख रहा था, मेरे गोली लग गया। तो इस सिचुएशन से मैं निकल के उभर के आई। इसके पहले निडर होके पूरा बस्तर में जाती थी, आदिवासियों के साथ बात करती थी, यहाँ पे क्या कमी है, कौन सा चीज़ होना चाहिए। गांव में नल नहीं है तो पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो लाके अपना समस्या को सामने रख के समस्या को हल कराने का कोशिश करते थे। तो अब कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा लगता है, पहले तो बेफिक्र होके मैं निडर होके कहीं पे जाती थी और उसके बावजूद तो मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं सुनकर ही मेरी रूह काँप रही है, सुनकर तो मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीती होगी। आज भी झीरम घाटी का जिक्र होता है ना प्रियंका जी, तो पूरा नज़ारा दिखता है, कौन से जगह पे कैसे हुआ क्या हुआ। 5 साल के बाद हम लोग गए थे सब बरसी में, उस जगह पे मेरे को लेके गया। तो हम जा रहे हैं वहाँ, हम जा रहे हैं, तो जगदलपुर से मेरे आंखों में आंसू भर आया कि हम उस जगह पे जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के मेरे को मेरे साथ हमेशा कार्यकर्ता घूमती थी, कविता साहू जगदलपुर की है, वो मेरे दिमाग को डाइवर्ट करने का बहुत कोशिश की, इधर उधर का बातें करती रही, फिर भी मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था। फिर वहाँ जाने के बाद इतना रोई। हमारे पुनिया साहब भी थे, भूपेश बघेल जी थे, और भी कई सीनियर बड़े लीडर लोग थे। ऐसे हो गया कि सबके आंखों में आंसू आ गया इस तरह। तो इतनी बड़ी घटना तो देख के वहाँ से उठ के आई ना, तो लगता है कभी कभी तो ये मेरा ज़िंदगी का कहना चाहिए बहुत बड़ा वो था, जो शायद सभी बड़े लोगों का प्यार रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, जो आज आपके साथ बैठ के यहाँ चर्चा में भाग ली। 2013 की जो घटना हुई छत्तीसगढ़ में, मैं मानती हूँ कि राजनीति को प्रभावित करने वाली, राजनीतिक लैंडस्केप छत्तीसगढ़ का बदलने वाली राजनीति हुई थी। बहुत ही दुखद घटना थी। बहुत सारे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी मृत्यु भी हुई, सीनियर लीडर्स की हुई। पर उसमें भी जिस तरीके से मैं आपका एक दृढ़ संकल्प निकल कर आया कि अब हमें ये लड़ाई और लड़नी है और बस्तर के लिए ये लड़ाई लड़नी है, तो आप क्या मानती हैं कि उस घटना के बाद आप यहाँ पे अभी राज्यसभा में हैं, कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो अगर एड्रेस कर पाए, सरकार हो, आपकी राज्य सरकार हो, एड्रेस कर पाए, बस्तर में शांति कायम रहेगी और जो खूबसूरती है जो आप बता रही हैं, वो खूबसूरती से इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था होती है उस रीजन की बढ़ सकती है। देखिए क्या होता है, बस्तर के लोग और आदिवासी लोग बहुत ही ईमानदार और सरल व्यक्तित्व के होते हैं। 2-5 को जानते नहीं हैं, बहुत मेहनती होते हैं, सीधे सरल ईमानदार, उनको झूठ भी बोलना नहीं आता। और नक्सली बस्तर को कब्जा कर लिया, उनको छुपने का जगह है, पहाड़ी है, जंगल है, भोले भाले होते हैं आदिवासी, दोनों तरफ से पीसते हैं। नक्सली आया, तुम लोग चाय बनाए, क्यों पिलाए बोल के पुलिस जाके डंडा बरसाएगी, मारेगी, पीटेगी, अंदर करेंगे। और पुलिस जाएंगे तो नक्सली परेशान करते हैं। तो गांव वाले करें तो क्या करें, मजबूर है ना।
गांव वाले तो मजबूर है ना। मेरा एक ही इसमें है कि ये हथियार से, लड़ाई झगड़े से बंद नहीं होगा। किसी की भी सरकार रहे, बातचीत से शांतिपूर्वक को इसको हल करना चाहिए। क्या मंशा है उनकी, क्या सोचते हैं वो, उनके भावनाओं को जान के काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। चलिए, ऑन अ लाइटर नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वो मैरून। मैरून। और आप कितनी बार दिल्ली में आती हैं और कितने दिन यहाँ पे बिताती हैं? एक्सेप्ट फॉर सेशंस, आपको दिल्ली आना पसंद है? देखिए, अभी तो मैं राज्यसभा में हूँ, तो कभी कमेटियों के बैठक, संगठन के भी प्रमुख पद पे हूँ, तो संगठन की महिला कांग्रेस के स्टेट लेवल के चेयरमैन। अच्छा, आप पार्टी, हाँ, हाँ, तो उसकी बैठक या प्रोग्राम उसमें आती रहती हूँ। पहले से आती रही, चूँकि राज्यसभा में आ गई तो ज़्यादा आना होता है। और जैसे मीटिंग या प्रोग्राम हो जाता है, ख़त्म होता है ना, तो मेरे को क्षेत्र में जाने का होता है, तो फिर मैं चली जाती हूँ 2 दिन 3 दिन रह के। देश की जो बेटियां हैं, खास करके आपकी आदिवासी महिलाएं जो हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक घर की बेटी, उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। वो यदि पढ़ी लिखी निकलेगी, एक घर की बेटी, तो कल के दिन शादी होकर दूसरे घर बहू बन के जाएगी, शादी होगा, बच्चे होंगे, तो वो अच्छे से अपने बच्चे का भी लालन पालन कर सकती है। या हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम शिक्षा लेने के लिए बहुत परेशानी हुई, उस समय स्कूल नहीं हुआ करता था, पर अब वो स्थिति नहीं रही। हर गलियों में, हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। शासन की ओर से, चाहे वो राज्य सरकार, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तो हमें, जैसे आप लोग सब सदन में इंग्लिश वगैरह बोलते रहते हैं, तो हम समझते थोड़ा बहुत हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, तो हमारे मन में भी लगता है कि हम भी अच्छा से और आगे इंग्लिश पढ़े रहते तो बोल सकते, बोलते, कि वो मिला ही नहीं ना शुरू से हमको। जैसे अब तो पहली से इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो गया, उसके पहले क्या होता था, 5वीं के बाद 6वीं में जाओगे तब ABCD सिखाएंगे, तो उसके बाद से इंग्लिश पढ़ाई शुरू होता है। तो हम लोग अच्छे से नहीं बोल पाते, तो लगता है कि हमको भी आप लोग के जैसे फराटेदार इंग्लिश बोलना है। वो कोई खासियत नहीं है? नहीं, देखिए, वो आप में कोई कमी नहीं है? तो नहीं, लगता है कभी कभी। तो आज के युग में सब आना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक महिला पढ़ी लिखी निकलेगी तो पूरा समाज पढ़ा लिखा निकलेगा, और बहुत स्वच्छ समाज सामने आएगा और अच्छे से विकास होंगे। इस तरह महिलाओं के लिए मैं संदेश देना चाहूँ। हमारी शो की एक प्रथा है, ख़त्म होने से पहले हम एक सेल्फी खींचते हैं। बिल्कुल। इस सेल्फी मोमेंट के बाद मैं फूलो देवी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैम, आप हमारे साथ शामिल हुई, आपने अपनी कहानी सुनाई, आपने ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट पहलू भी हमारे साथ साझा किए। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हमारी बेटियां जो ये शो देख रही होंगी वो प्रभावित होंगी। प्रियंका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस शो में आपने आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच फूलो देवी जी। तो यहाँ पे शो समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को उनकी जो कहानी है उससे आप प्रेरित होंगे, हमारी खास करके बेटियां प्रेरित होंगी, राजनीति से जुड़ेंगी।